मेरा नाम आराध्या है। मैं हमेशा से ही दिल की बहुत नर्म और जज़्बाती लड़की रही हूँ। कोई भी ज़रा-सा प्यार से बात कर ले तो मैं उसके एहसास में डूब जाती, उसके लिए किसी भी हद तक चली जाती। वक़्त बीतता गया और मेरी यही कमज़ोरी मेरी आदत बन गई थी। बस किसी की मोहब्बत या तवज्जो मिलते ही मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती थी। और मेरी इसी आदत ने मुझे 35 साल के प्रोफेसर राजवीर सिंह के आगे बेबस कर दिया। गर्मियों की एक तपती दोपहरी थी। गलती से मेरे नोट्स कॉलेज में राजवीर सिंह के सामान के साथ चले गए थे। अगले ही दिन उस सब्जेक्ट का टेस्ट था और मेरे पास अगर नोट्स ना होते तो टेस्ट में गड़बड़ी होना तय था। मैं बेचैन हो उठी थी क्योंकि मुझे पता था अगर ये बात पापा तक पहुंची तो उनका गुस्सा किसी तूफान से कम न होता। वो हमेशा की तरह मुझे धमकाते आ रहा था, अगर पढ़ाई में जरा सी भी ढिलाई दिखाई तो समझ लेना कॉलेज जाना हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। उनकी ये आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। डर, बेचैनी और मजबूरी ने मुझे राजवीर सिंह के घर तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। दरवाजे पर खड़ी मैं गहरी सांस लेकर खुद से कहा, आराध्या अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, नोट्स लेने ही होंगे चाहे जो हो जाए। मुझे राजवीर सिंह के घर का पता मालूम था और वो कॉलेज के ही करीब रहते थे, इसलिए वहां तक जाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं उनके दरवाजे के सामने पहुंची, मेरे कदम रुक गए। इतनी तेजी से दिल धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। दिमाग बार बार सोच रहा था, अंदर कौन होगा, उनके घर में कितने लोग रहते होंगे, अगर उनके घर वाले मिल गए तो मैं क्या कहूँगी, अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि इतनी दोपहरी को मैं यहाँ क्यों आई हूँ तो कैसे जवाब दूंगी। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और सामने चौकीदार खड़ा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, मैडम किससे मिलना है आपको। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे प्रोफेसर राजवीर सिंह से मिलना है, जरूरी काम है। चौकीदार ने मेरी तरफ शक वाली नजरों से देखा और अंदर चला गया। उस पल मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। कुछ देर बाद वो वापस आया और बोला, साहब चावल ले रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठ जाइए, थोड़ी देर में आकर मिलेंगे। ये सुनते ही मेरे कदम खुद ब खुद जैसे अपने आप अंदर चले गए थे। ड्राइंग रूम में घुसते ही मुझे गहरी खामोशी ने घेर लिया था। चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं से किसी और के होने का एहसास तक नहीं हुआ, ना ही किसी की आवाज़, ना आहट। अब ये साफ हो चुका था कि इस घर में राजवीर सिंह अकेले ही रहते हैं। मैं सोफे पर बैठ गई थी, लेकिन घबराहट इतनी थी कि चैन से बैठ पाना मुश्किल हो रहा था। 5 मिनट बीते, मगर मुझे लगा जैसे बहुत देर हो गई हो। मेरी नज़र दीवार पर टंगी तस्वीरों पर जा टिकी। किसी में राजवीर सिंह मंच पर खड़े ट्रॉफी उठा रहे थे तो किसी में मेडल पहनकर मुस्कुरा रहे थे। तस्वीरों में भी उनकी शख्सियत साफ झलक रही थी, सख्त, आत्मविश्वासी और सब पर हावी। मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा था। मैं अनजाने में ही उठ खड़ी हुई थी और एक तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गई थी। तस्वीर पर हाथ फेरते ही मेरे होंठ कांप उठे थे और मैं खुद से बुदबुदाई, कैसे होंगे आप असल में, जितने सख्त क्लास में लगते हैं उतने ही रहस्यमयी भी दिखते हैं। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और दिल की धड़कनें जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि प्रोफेसर राजवीर सिंह न सिर्फ हैंडसम थे बल्कि उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा नशा था। बहुत अरसे से मैं उन्हें देखती आ रही थी और हर बार उन पर नज़र पड़ते ही जैसे मैं अपने जज्बातों में डूब जाती थी। अभी भी उनकी तस्वीर ने ही मुझे एक अजीब सी खुमारी में डुबो दिया था। शायद उसी नशे की वजह से मेरे कदम खुद ब खुद ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए और मैं घर के अंदर वाले हिस्से में चली गई थी। हालांकि घर खाली था, इसलिए मुझे कोई रुकावट भी नहीं हुई थी। मैं धीरे धीरे कमरों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी, मानो उनके हर कोने से उनकी मौजूदगी को महसूस करना चाहती हूँ। अचानक जब मैं एक कमरे में पहुंची तो वहीं से जुड़ा हुआ दूसरा दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा बाथरूम का था और अगले ही पल प्रोफेसर राजवीर सिंह तौलिया लपेटे हुए बाहर आ गए थे। मुझे वहां देखकर वो एकदम ठिठक गए थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में साफ झलक रहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उनके कमरे तक चली आऊंगी। मेरी नज़र जैसे जड़ हो गई थी। राजवीर सिंह ने सिर्फ निचले धड़ पर तौलिया बांध रखा था। उनका पूरा वजूद पानी की कतरों से चमक रहा था। चौड़े कंधों से लेकर सीने तक बूंदें बह रही थीं। गीले और बिखरे बाल माथे पर गिरे पड़े थे। होठों पर नमी चमक रही थी और उनकी निगाहें सीधी मेरी आंखों में गड़ी हुई थी।
मैं चाहकर भी अपनी नज़रें उनसे हटा नहीं पा रही थी। मेरा गला सूख गया था। हलक में जैसे एक गांठ सी बन गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई। उनकी गहरी आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ा। आराध्या, आप यहाँ? क्या कोई बहुत ज़रूरी काम था या फिर मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे तक चली आई हो? प्रोफेसर राजवीर को सामने देखकर मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे ये तक याद नहीं रहा था कि मैं उनके घर क्यों आई थी। मेरा मकसद क्या था? मेरी नज़रें बस उन पर टिकी थी और होठ बेकाबू होकर बोल पड़े थे, राजवीर। आप यकीन मानिए, आप जितने हैंडसम हैं उतने ही खूबसूरत भी। मेरी बात सुनते ही उनके होठों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में कहा, आराध्या, ये तो बहुत सी लड़कियां कह चुकी हैं, इसमें नया क्या है? आप कुछ अलग कहिए। उनके लहजे की शरारत ने मेरी रूह तक को छू लिया था। मैंने हिम्मत जुटाई और 2 कदम आगे बढ़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अलग बात चाहिए आपको तो सुनिए। आप बस एक बार अपनी मोहब्बत की नज़र मुझ पर डाल दीजिए। मैं कसम खाती हूँ आपकी ज़िंदगी को इतनी खुशियों से भर दूंगी कि आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। मेरे शब्द सुनकर उनके चेहरे पर हैरानी की हल्की सी लहर दौड़ गई थी। उनके गहरी आंखों में सवाल थे। वो धीरे से बोले, आराध्या, आप यहाँ इस बात के लिए आई थी? क्या आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? उनकी झिझक ने मेरे हौसले को और बढ़ा दिया था। मैंने कांपते हाथों से उनके चौड़े कंधे को छुआ। जैसे ही मेरी उंगलियां उनके वजूद से टकराई, मेरे वजूद में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। एक अजनबी मर्द का ऐसा स्पर्श मैं पहली बार महसूस कर रही थी और मेरा अपना वजूद पसीने से भीग उठा था। लेकिन उस पल मुझे पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। पूरे घर की तन्हाई मेरे हक में थी और इस तन्हाई का फायदा उठाकर ही मैं उन्हें हासिल करना चाहती थी। मैं और करीब गई, इतनी करीब कि मेरी सांसें उनके वजूद से टकरा कर लौट रही थीं। मैंने धीमे लेकिन पूरे यकीन से कहा, आप मुझे अपना क्यों नहीं बना लेते, राजवीर? आपकी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर मैं अपनी पूरी दुनिया आप पर निछावर कर दूंगी। इतना कहकर मैंने उनका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, इन धड़कनों की सच्चाई को आप भी महसूस कीजिए। मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, राजवीर। प्रोफेसर राजवीर ने अचानक ही मेरी कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लिया और मुझे खींचकर अपने वजूद से और भी करीब करते हुए अपनी सांसों को मेरे चेहरे पर छोड़ा और फिर मेरी आंखों में झांकते हुए पूछने लगे, बताओ आराध्या, मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं भी तो जानूं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मैंने खुद को पंजों पर किया। मेरा कद थोड़ा ऊंचा हुआ तो मैंने प्रोफेसर राजवीर की गर्दन पर धीरे से अपने होठों का स्पर्श छोड़ा था और फिर उनके सीने से लगते हुए कहने लगी, एक बार मुझे अपना कर तो देखिए। मैं अपने आप को आपके लिए मिटा दूंगी और उसी वक्त आपकी हो जाऊंगी। प्रोफेसर राजवीर एक जवान मर्द थे और वो भी अपने जज्बात पर से काबू खोने लगे थे। मेरी गुर्बत पर उनकी सांसों का तूफान तेज हुआ था तो वो बहुत गहरे गहरे सांस भर रहे थे और फिर जब उनके सब्र की हद पार हुई तो उन्होंने धीरे से मुझे बिस्तर पर लिटाया और पूरे जोर से। मुझे जब ये पता चला कि बड़े शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा था। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने पहले ही साफ कह दिया था, आराध्या, अगर मेरिट में नाम आया तो ही मैं तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजूंगा, वरना यहीं किसी छोटे कॉलेज में पढ़ाई कर लेना और फिर शादी की तैयारी करना। इसलिए मेरे लिए ये मौका सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल जाने का था। जैसे ही खबर मिली कि मेरा नाम लिस्ट में है तो मैंने खुशी से ज़ोर ज़ोर से नाचना शुरू कर दिया था और फिर भांगड़ा डालते हुए पूरे घर में नाचने लगी थी। मेरा मन पंख लगाकर उड़ने लगा था। तभी मेरी सौतेली माँ रसोई से बाहर आई और मुझे इस तरह नाचते देखकर तमतमाते हुए बोली, तेरी माँ तो मर गई लेकिन तुझे मेरे सर पर छोड़ गई है। अब ये नए नए नखरे कौन झेलेगा? बता, कौन सी खबर मिली है जो तू ऐसे पागलों की तरह नाच रही है? घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। उनकी आवाज़ में जलन साफ झलक रही थी और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे और भी मज़ा आने लगा था। मैं जानती थी मेरी सौतेली माँ को मेरी हर खुशी से चिढ़ होती है। वो चाहती थी कि मैं हमेशा उनकी जूती के नीचे दबी रहूं, उनकी हर बात बिना सवाल माने और उनकी छाया से बाहर कभी ना रहूं। मैंने भी उस वक्त रुकने की बजाय और जोर से ताली बजाते हुए हंसकर कहा,
क्यों जल रही हो अम्मा? मेरी मेहनत रंग लाई है। मेरी मेरिट लिस्ट में नाम आया है। अब मैं बड़े शहर पढ़ने जाऊंगी और साबित कर दूंगी कि आराध्या किसी के पैरों तले दबने के लिए पैदा नहीं हुई। मेरी शब्द सुनकर उनकी आंखों में गुस्से की आग और भड़क उठी थी। लेकिन उस दिन मैं उन्हें अपनी खुशी के सामने हारते हुए देखना चाहती थी। मेरी जीत और उनके चेहरे पर उभरी जलन ने मुझे और मजबूत बना दिया था। लेकिन अब जब मेरा नाम एक अच्छे कॉलेज में आया था तो मेरी खुशी बनती थी। मुझे पहले ही अंदाजा था कि इस खबर पर मेरी सौतेली माँ को कैसी मिर्ची लगेगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही था। मैं भांगड़ा डालते डालते माँ के चारों तरफ घूमी और जोर से ताली बजाते हुए हंसकर बोली, अम्मा अब तो खुश हो जाइए, आपका सर ऊंचा हो गया है। मेरा एडमिशन आईआईटी में हो गया है और वो भी मेरिट पर। अब मुझे कोई भी पढ़ाई से नहीं रोक सकता। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों का रंग बदल गया था। चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई थीं। उन्होंने तमतमा कर कहा, हद है, अब तू अपने बाप का सारा पैसा खा जाएगी। शहर में रहकर तू हम सबको भुला देगी। तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाते उठाते हमारे बच्चों का भविष्य चूल्हे में झोंक दिया जाएगा। और फिर बड़बड़ाती हुई इस रसोई की तरफ चली गई थी। उनकी हर बात में नफरत और जलन टपक रही थी। मैं उनकी पीठ को घूरते हुए मुस्कुराई और ऊंची आवाज में बोली, अम्मा आपको क्यों लगता है कि मेरी पढ़ाई आपके बच्चों का हक खा रही है? पापा मेरे लिए उतना ही खर्च करते हैं जितना मेरा हक बनता है। और क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों के लिए वो अपनी जान तक नहीं दे सकते? फिर भी आप हर बार मुझे ताने देती हैं। सच कहूँ तो आपको तकलीफ मेरी पढ़ाई से नहीं बल्कि इस बात से है कि मैं आप जैसी नहीं हूँ। आपकी जूतियों के नीचे दबकर जीने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मेरे तानों पर वो ठिठक कर रुक गई और पलटकर मेरी तरफ घूरते हुए बोली, जुबान बहुत चलने लगी है तेरी, देखना ये पढ़ाई ही तुझे ले डूबेगी। तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि तेरे घमंड पाल सके। उनकी आंखों में नफरत की आग साफ झलक रही थी। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया था कि इस आग को अपनी जीत से और भड़काऊंगी। मैंने अडिंग आवाज में जवाब दिया, अम्मा घमंड आप जैसे लोगों में होता है, मेरे अंदर तो बस जुनून है। और यही जुनून एक दिन आपको मेरे नाम पर गर्व करने पर मजबूर कर देगा। मेरे ये शब्द सुनकर वो बुरी तरह तिलमिला रह गई थीं। लेकिन मैं अपनी जगह अडिग खड़ी रही। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली लड़ाई किताबों से नहीं बल्कि इस घर की चार दीवारी और उसमें पली नफरत से है, जो मैं बचपन से ही अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तरसती रही। मुझे हमेशा नफरतों के कांटे ही मिले, सौतेली माँ के ताने और उनके बच्चों की परछाई में दबा हुआ मेरा बचपन। यही मेरी असलियत बन गया था। शायद इसीलिए मैं अपने घर, अपनी सौतेली माँ और भाई बहनों से बागी हो गई थी। घर में जहाँ घुटन थी वहीं बाहर जरा सी मोहब्बत मिलते ही मैं दीवानी होकर उनके पीछे भाग पड़ती थी। अब भी मुझे ये खबर मिली कि मेरा नाम मेरिट पर आया है तो मैं खुशी सवाल नहीं पाई थी और सीधा अपने पड़ोस में अपनी सहेली इरम के घर भागी थी। इरम और उसकी अम्मा मुझसे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने जैसे ही उन्हें अपनी कामयाबी बताई, इरम की अम्मा ने मुझे सीने से लगाया और दुआओं की बरसात कर दी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मेरी बच्ची आराध्या, तेरा मुकाम बहुत ऊंचा होगा, तेरा सितारा हमेशा रोशन रहेगा। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखें भर आई थीं। जब जब वो मुझे सीने से लगाते मुझे लगता जैसे मेरी असली माँ मुझे गले से लगा रही हो। उस दिन भी मैंने अपनी सौतेली माँ की जलन और नफरत की बजाय इरम की अम्मा के आशीर्वाद से अपने दिल को तसल्ली दी थी। शाम को जब पापा घर लौटे तो मैं उनकी ओर भागी और खुशी खुशी उन्हें ये खबर सुनाई थी। पापा की आंखों में भी गर्व की चमक थी। उन्होंने मुझे गले से लगाते हुए कहा, आराध्या तूने मेरी इज्जत रख ली। अब देखना तुझे बड़े शहर के सबसे बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। सचमुच अगले ही दिन पापा ने मुझे शहर के हॉस्टल में दाखिला दिलवाया। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया तक वो मेरे साथ खड़े रहे जैसे मैं उनकी आंखों का तारा हूँ। लेकिन जाने से पहले उनकी सख्त आवाज भी मेरे कानों में गूंज रही थी, याद रखना आराध्या, अगर कभी भी तेरा रिजल्ट गिरा या तू पढ़ाई में ढीली पड़ी तो मैं तुझे उसी वक्त वापस ले आऊंगा। ये धमकी मेरे दिल पर पहाड़ की तरह बैठ गई थी, क्योंकि मुझे हर हाल में उस घर की तन्हाई और सौतेली माँ के जहरीली नजरों से दूर रहना था। मैं जान चुकी थी कि वहां लौटकर जाना मेरी मौत के बराबर होगा। मैंने ठान लिया था कि पढ़ाई पूरी करूंगी, अपने दम पर मुकाम बनाऊंगी और अपनी पसंद से शादी भी करूंगी। मगर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था
कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है और इसमें मैं किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर राजवीर का नाम लिखा होगा। पापा मुझे हॉस्टल तो छोड़कर लौट गए थे। नया-नया कॉलेज था, नया शहर, नया माहौल। मैं हवाओं में उड़ रही थी, स्कूल की कैद से निकलकर आज़ादी के इस नए जहान में कदम रखते हुए। मेरा दिल एक अलग ही धुन में था। सुबह उठकर मैंने खुद को खूब सजाया-संवारा और खुशी से कॉलेज पहुंची। पहली ही क्लास थी और वहां मेरा सामना उसी शख्स से था जिसका नाम सुनते ही मेरी जिंदगी करवट बदलने वाली थी, प्रोफेसर राजवीर सिंह। उन्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। वो तकरीबन 35 साल के करीब एक जवान और बेहद खूबसूरत आदमी थे। लंबे कद, गहरी आंखें और ऐसा रौबदार वजूद की क्लास का माहौल ही बदल गया था। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था जिसमें सख्ती भी थी और मोहब्बत भी। पढ़ाने का तरीका इतना असरदार था कि हर लफ्ज़ दिल में उतरता चला जाता। लेकिन सच कहूँ तो मेरी तवज्जो पढ़ाई से कहीं ज़्यादा उनके खूबसूरत सरापे पर अटक गई थी। वो पूरे के पूरे जैसे चलती फिरती आग थे। मेरे साथ साथ बाकी लड़कियां भी बार बार उनकी तरफ देख रही थीं, लेकिन मेरी नज़रें तो जैसे वहीं जड़ हो गई थीं। जब उन्होंने बोर्ड की तरफ रुख किया तो मेरा दिल बेचैन हो उठा था। काश वो फिर पलटकर मेरी तरफ देखें। और जब वो पलटे तो मेरी नज़र एक पल के लिए मुझसे टकराई। मेरी सांसें थम गईं। मुझे एहसास हुआ कि उनके एक लम्हे की तवज्जो ने मेरे दिल में तूफान खड़ा कर दिया है। कब उनका पूरा पीरियड ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। वो क्लास से बाहर निकले और मैं अपनी कुर्सी पर ही खोई रह गई थी। उसके बाद आने वाले टीचरों की बातें मेरे कानों में शोर की तरह गूंज रही थी। मेरा दिल, मेरा चैन, मेरा सुकून, सब कुछ प्रोफेसर राजवीर सिंह अपने साथ ले गए थे। उस रात हॉस्टल के कमरे में मैं देर रात तक करवटें बदलती रही, अपने दिल से बार बार कहती, आराध्या तू पागल हो रही है, ये तेरा प्रोफेसर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मगर दूसरे ही पल एक आवाज़ आती, लेकिन जो दिल पे गुजर रही है उसे कैसे नकार दूं? मैं क्यों ना उन्हें चाहूं? उन्होंने मेरी ज़िंदगी की वीरानी में जैसे रोशनी फैला दी है। अगले दिन मैं और भी बेसब्री से कॉलेज पहुंची। जब उनका लेक्चर शुरू हुआ तो मैं सारी क्लास मुस्कुराते हुए सिर्फ उन्हें देखती रही। एक दो बार उनकी नज़र मेरी तरफ उठी, लेकिन उन्होंने जैसे जानबूझकर जैसे कोई रिएक्ट नहीं दिया था। पर उनकी आंखों में एक गहरी हल्की सी चमक जरूर थी जिसने मेरी उम्मीदों को जिंदा रखा। फिर जब मुझे एक फ्री पीरियड मिला तो मैंने सोचा ये मौका हाथ से नहीं जाने दूं। मैं सीधा उनके स्टाफ रूम पहुंच गई। अंदर जाते ही मैंने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। कल जो टॉपिक आपने पढ़ाया था उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, अच्छा कौन सा हिस्सा समझ में नहीं आया आराध्या? उनकी आवाज़ में मेरा नाम सुनकर दिल कांप गया था। मैं मुश्किल से संभलते हुए बोली, सर वो जो आपने आखिरी पॉइंट बताया था वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने सामने वाली कुर्सी खींचकर कहा, बैठो। फिर मेरी किताब लेकर मेरे ही पैरों पर रख दी थी और झुककर समझाने लगे। उनके इतना करीब होने से मेरी सांसें अटक रही थीं। उनकी आंखों में झांकते हुए मुझे लगा जैसे वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे बल्कि मेरे दिल के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। और फिर जब बीच बीच में उनकी मुस्कुराहट मुझे छूती तो मेरा दिल कहता, आराध्या अब तू नहीं बच पाएगी। और फिर मैंने इसे अपनी रोज की आदत बना लिया। क्लास में बैठते ही मेरी नज़रें सीधा प्रोफेसर राजवीर सिंह पर टिक जाती। जैसे ही उनका लेक्चर शुरू होता मेरे कानों से ज़्यादा मेरा दिल उनकी आवाज़ें सुनने लगता। और जब क्लास ख़त्म होती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके पास पहुंच जाती, कभी नोट्स लेकर, कभी किसी मुश्किल सवाल को लेकर। मगर हकीकत ये थी कि मेरा मकसद बस उनके करीब बैठना होता था। धीरे धीरे ये सिलसिला इतना बड़ा कि कॉलेज की लड़कियों को भी ये अंदाज़ा हो गया था कि मेरी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर राजवीर सिंह में है। मैंने पूरे कॉलेज में किसी से दोस्ती नहीं की थी सिवाय अंजलि के। एक दिन जब उसने देखा कि मैं फिर से उनके कमरे की तरफ जा रही हूँ तो उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आराध्या तुझे क्या हो गया है? क्यों हर वक्त सर के पीछे घूमती रहती है? तुझे पता भी है लोग अब तेरा नाम लेने लगे हैं, तेरे बारे में फजूल की बातें हो रही हैं। मैंने उसकी बात सुनकर आंखों में गुस्सा भर लिया और सख्ती से कहा, अंजलि मेरी ज़िंदगी के फैसले मैं खुद करूँगी। अगर मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ और मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो मैं सर से पूछूंगी। इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? और मुझे वापस अपने घर नहीं जाना।
मैं यहाँ कुछ बनकर ही वापस जाऊंगी, समझी? अंजलि ने एक हल्की सी हंसी के साथ मेरी तरफ देखा और तंज कसते हुए बोली, पूरे कॉलेज में सिर्फ तुझे ही टॉपिक समझ नहीं आता क्या? या सिर्फ प्रोफेसर राजवीर सिंह ही इतने बुरा पढ़ाते हैं कि तुझे हर रोज उनसे समझना पड़ता है? आराध्या सब समझते हैं, तुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात तीर की तरह मेरे दिल को लगी थी, मगर मैंने ठान लिया था कि मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। मैं उसका हाथ छुड़ाकर उसकी आंखों में देखकर कहा, अंजलि, मुझे किसी से सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू मेरी दोस्त है तो मेरा साथ दे, वरना मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगी। और अगर उस राह में मेरी बदनामी भी लिखी है तो मैं उसे भी कबूल कर लूंगी। ये कहकर मैं उसके रोकने के बावजूद राजवीर सिंह के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जब मैं अंदर गई तो वो टेबल पर नोट्स देख रहे थे। मुझे देखते ही मुस्कुराए और बोले, आराध्या, आज फिर कोई मुश्किल सवाल है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जी सर। जब तक आप समझाएंगे नहीं मुझे कैसे समझ आएगा? उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, आओ बैठ जाओ, बताओ कहाँ दिक्कत है? और फिर हम दोनों घंटों भर उस टॉपिक में डूबे रहे, जब सच्चाई ये थी कि मेरे लिए उस पूरी मुलाकात का मतलब सिर्फ उनकी कुर्बत, उनकी नज़दीकियों और उनकी मौजूदगी थी। लेकिन मैं धीरे धीरे अंजलि से अपनी दोस्ती को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो हर बार मुझे इन हरकतों से रोकती थी। मुझे लगता था कि वो मेरी राह का कांटा है, इसलिए मैंने उससे दूरी बना ली थी। अब मेरा सारा वक्त या तो पढ़ाई में जाता था या फिर मोबाइल फ़ोन पर। पढ़ाई करने के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर मोबाइल से वही सब देखती जिसे देखकर मेरे अंदर अजीब सी हलचल उठती थी। सोशल मीडिया पर रोमांस, मोहब्बत और प्यार से जुड़ी वीडियोस देखकर मेरे जज्बात और भी ज़्यादा उबाल खाने लगते थे। मेरा दिल चाहता था कि प्रोफेसर राजवीर सिंह भी मुझे उसी नज़र से देखें, मेरे वजूद को अपने करीब महसूस करें, मुझे अपनी मोहब्बत से भिगो दें। लेकिन सच ये था कि उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की थी। हाँ, वो मेरा ख्याल ज़रूर रखते थे, मेरी पढ़ाई में मदद करते थे, मगर जिस तरह का प्यार, जिस तरह की मोहब्बत मैं चाहती थी, वो सब मुझे उनसे कभी नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 4 महीने कब निकल गए मुझे खुद भी एहसास नहीं था। मगर मेरी बेचैनी और तड़प अब भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर एक दिन छुट्टी के बाद जब मैं उनके पास थी और उनसे टॉपिक समझ रही थी, तो मेरी नोटबुक उनके पास उनके सामान में ही रह गई थी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं ऐसे ही हॉस्टल चली आई थी। जब रात को पढ़ने के लिए बैठी तो अचानक ध्यान आया कि मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है। मेरी जान सूख गई थी, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अगर मेरा टेस्ट ख़राब हो गया तो मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? उन्होंने मुझसे कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं बेचैन होकर कमरे में टहलने लगी, फिर ठान लिया कि चाहे जो हो, अभी जाकर नोट्स लाना ही पड़ेगा। उसी वक्त मैं मोबाइल उठाया और अंजलि को मैसेज किया, मैं बाहर जा रही हूँ। उसने तुरंत कॉल किया, आराध्या, तू पागल हो गई है क्या? इस वक्त सब लोग तुझे देखेंगे। कॉलेज के प्रोफेसर के घर जाना बदनामी मोल लेने जैसा है। मैंने गुस्से से फ़ोन काट दिया और बड़बड़ाई, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर मैं अपनी मेहनत छोड़ दूंगी तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? मुझे अपनी राह चुननी है, किसी की इज्जत नहीं चाहिए। मैंने तुरंत बैग उठाया और हॉस्टल से बाहर निकल पड़ी। दोपहर का वक्त था, रास्ता सुनसान था, लेकिन मुझे बस एक ही ख्याल सता रहा था, मेरे नोट्स। मेरे कदम खुद ब खुद तेज होते चले गए थे और कुछ देर में मैं प्रोफेसर राजवीर सिंह के घर के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर खड़े होकर मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। एक तरफ डर था कि कहीं किसी ने देख लिया तो क्या होगा, दूसरी तरफ बेचैनी थी कि मुझे हर हाल में नोट्स चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे की घंटी बजा दी। वहाँ चौकीदार ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया तो अचानक एहसास हुआ कि घर बिल्कुल सुनसान है। उस घर में मेरे दिल को धड़कनें और तेज कर दी थी। मैं चुपचाप बैठी नहीं रह पाई थी और कदम कदम पूरे घर में घूमने लगी थी। दीवारों पर लगी उनकी तस्वीरें, किताबों से भरी अलमारी और उनकी मौजूदगी का एहसास मुझे अजीब सी गर्माहट देने लगा था। तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी, प्रोफेसर राजवीर सिंह मेरे सामने थे, पूरे भीगे हुए और सिर्फ तौलिए में। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरे वजूद की हर नस में एक तूफान दौड़ गया था। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो बाहर निकल आएगा। उस पल मुझे लगा कि मैं खुद को पूरी तरह से उनके हवाले कर दूं। मेरे होठ कांप रहे थे और आंखें उनकी आंखों से टकरा गई थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने दिल की हालात उनके सामने रख दिए। सर, मैं अब और नहीं छुपा सकती। मैं आपको चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ कि शायद आप सोच भी नहीं सकते।
कि आप मुझे अपने करीब कर लें। मेरी ये बात सुनते ही राजवीर सिंह की आंखों में कुछ बदला था। वो कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर अचानक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उनके सीने से लगते ही मुझे महसूस हुआ कि उनकी धड़कनों में भी वही बेचैनी है जो मेरी रगों में दौड़ रही थी। उनके हाथों की पकड़ मजबूत हो गई थी और जैसे ही उन्होंने मुझे सीने से लगाया, मैंने महसूस किया कि वो भी अब होश खो चुके हैं। अगले ही पल उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल कर लिटा दिया। मैं तो पहले ही अपने आप को उन पर लुटा देने के लिए तैयार बैठी थी, और जब वो भी अपनी चाहत के आगे हार चुके थे तो माहौल में सिर्फ हमारी धड़कनों का शोर था। वो झुककर मेरे बेहद करीब आए, उनकी सांसें मेरे चेहरे से टकराईं और मैं खुद को खो देने लगी थी। लेकिन तभी अचानक धड़ाम से जोरदार आवाज गूंजी, कमरे का दरवाजा खुला और दीवार से टकराया। मैं सकपका कर उठी और राजवीर सिंह तुरंत पीछे हट गए थे। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, उनकी आंखों में गुस्सा और शक की बिजली कौंध रही थी। वो कुछ देर हमें घूरती रही। मेरी हालत बिस्तर पर बिखरी हुई थी और राजवीर सिंह सिर्फ तौलिए में मेरे ऊपर झुके हुए थे। उस औरत का चेहरा देखकर प्रोफेसर के होश उड़ गए थे। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी और ठंडी लेकिन बेहद कड़क लहजे में बोली, राजवीर सिंह, ये क्या तमाशा है? कौन है ये? और तुम इसे अपने कमरे में इस हालत में क्यों रखे हुए हो? उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि मेरा गला सूख गया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और बुदबुदाई, नहीं, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लेकिन उसने मेरी तरफ हाथ उठाकर रोका और मुझे गुस्से से चीखी, चुप रहो, पहले मुझे जवाब दो राजवीर, ये सब आखिर क्या चल रहा है? राजवीर सिंह पसीना पसीना हो गया था, उसके होंठ कांप रहे थे मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। कमरे का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। प्रोफेसर राजवीर सिंह घबरा कर बोले, दीदी, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरी स्टूडेंट है, नोट्स लेने आई है। बस फिसल गई तो मैं इसे संभालने के लिए करीब हो गया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उनकी आवाज़ काँप रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उस वक्त मैं समझ गई कि ये औरत उनकी बहन है। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, तुम बताओ लड़की, सच क्या है? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो कोई गलतफहमी नहीं थी। मेरे होंठ सूख गए थे लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने सिर झुकाया और धीमे आवाज में कहा, हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं प्रोफेसर राजवीर सिंह से मोहब्बत करती हूँ और अपने वजूद को उन पर न्यौछावर करने के लिए राजी थी और इसी वजह से उनके करीब आई थी। ये मेरा इकरार है। मेरी बातें सुनकर राजवीर सिंह ने मुझे तीखी नज़र से देखा था। उनकी आंखों में गुस्सा और नाराज़गी साफ झलक रही थी, जबकि उनकी बहन ने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर सीधे अपने भाई की तरफ घूर कर बोली, राजवीर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि शादी कर लो, तुम्हारी उम्र निकल रही है, लेकिन तुम सिर्फ कॉलेज की लड़कियों के साथ खेलना आता है। तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती, तुम्हारी हर हरकत मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हारे नाम के साथ कितनी बातें जुड़ी हुई हैं। और वो आगे बढ़ी। उनकी आवाज़ और कड़क हो गई थी, अगर मैं यहाँ ना आती तो ये लड़की तुम्हारे वजूद पर अपना सब कुछ लुटा बैठती और तुम उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर बैठते। क्या यही वो इज्जत है जिसे तुमने हमेशा निभाने का वादा किया था? क्या यही वो किरदार है जो एक प्रोफेसर का होना चाहिए? उनकी बातों पर कमरा खामोशी में बदल गया था। मैं कांपते हुए खड़ी रही और राजवीर सिंह चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए थे। तभी उनकी बहन ने गहरी सांस लेकर अपनी बात और मजबूती से कही, अगर सचमुच तुम्हें आराध्या पसंद है तो मर्द बनकर समाज के सामने उसे अपनी दुल्हन बना लो। मैं खुद तुम्हारे लिए रिश्ते की जिम्मेदारी उठाऊंगी, लेकिन अगर सिर्फ उसकी चाहत का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो याद रखना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। शादी के बिना इस तरह का रिश्ता सिर्फ बदनामी और बर्बादी लाएगा। उसकी बातों ने जैसे कमरे की हवा ही बदल दी थी। मैं आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी और राजवीर सिंह के चेहरे पर एक झुंझलाहट और खामोशी दोनों ही साफ दिखाई दे रही थीं। प्रोफेसर राजवीर सिंह की बहन खुद भी प्रोफेसर थी। वो किसी और कॉलेज में पढ़ाती थी और अपने मजबूत किरदार और साफगोई के लिए जानी जाती थी। उन्होंने सामने खड़े होकर अपने भाई से सख्त लहजे में कहा, राजवीर, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें कोई फैसला करना होगा। ये लड़की तुम्हारी स्टूडेंट है, किसी की बेटी है, और इसके जज्बात से खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। या तो मर्द बनकर इसकी मोहब्बत का हक अदा करो और शादी की हामी भरो, या फिर इसे साफ कह दो कि ये यहाँ से चली जाए। मैं किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम्हारी गलत हरकतों से किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह हो।
कमरे में सन्नाटा छा गया था। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मैं डर और उम्मीद के बीच खड़ी थी। तभी राजवीर ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा और धीमे लेकिन साफ आवाज में कहा, आराध्या, अगर ये सच है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं भी तुम्हें अपना मानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हूँ। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक गई थीं और फिर खुशी से तेज दौड़ने लगी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये वो लम्हा था जिसकी दुआ मैंने जाने कितनी रातों में की थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी मोहब्बत का इकरार मेरे लिए इतनी जल्दी और इतनी बड़ी नेमत बन जाएगा। उस वक्त उनकी बहन ने मेरी ओर रुख किया और गंभीर आवाज में बोली, आराध्या, मैं तुम्हें अपनी बहन समझकर ये बात कह रही हूँ। मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन किसी भी गैर मर्द की मोहब्बत में अपने वजूद और अपनी इज्जत को दांव पर लगाने के बारे में सोचना भी मत। औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है, एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आती। मोहब्बत हमेशा इज्जत और जिम्मेदारी के साथ की जाती है, गलत रास्तों से नहीं। अगर राजवीर सचमुच तुम्हें चाहता है तो अगर वो तुम्हारे लिए सबके सामने खड़ा होगा। उनकी बातों में मेरे दिल को छू लिया था। शायद जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने बड़ी बहन की तरह समझाया था। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी, सिर्फ एक सौतेली माँ थी जो हर वक्त मेरे खिलाफ बोलती रहती थी। कभी किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि मोहब्बत और इज्जत का असली मतलब क्या होता है। शायद इसी कमी ने मुझे जज्बाती बना दिया था और मैं अपने जज्बात पर काबू खो बैठी थी। लेकिन उस दिन प्रोफेसर राजवीर की बहन ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे एहसास दिलाया था कि मेरी इज्जत और मेरी ज़िंदगी कितनी कीमती है। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और अपने नोट समेटकर हॉस्टल लौट आई थी। उन लम्हों ने मेरी सोच बदल दी थी। 2-4 दिन बाद ही राजवीर सिंह मेरे शहर आए थे। उनकी बहन खुद मेरे घर पहुंचकर मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। पिताजी बेहद खुश थे क्योंकि राजवीर पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उनका अपना घर था और सबसे बढ़कर उन्होंने सबके सामने मेरी इज्जत और मोहब्बत की कदर की थी। जल्दी ही हमारा रिश्ता पक्का हो गया और सगाई तय कर दी गई थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उस बहन जैसी औरत की सीख और दुआओं का नतीजा था जिसने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाकर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया था। मेरी सगाई की खबर जैसे ही दोस्तों और जानने वालों तक पहुंची, हर किसी की आंखें फटी ही रह गई थीं। किसी को ही यकीन नहीं हो रहा था कि आराध्या जैसी कम उम्र की लड़की की सगाई राजवीर जैसे जिम्मेदार इंसान से हो सकती है। लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी थीं। कुछ ने हैरानी जताई तो कुछ ने ताना मारते हुए कहा, इतना बड़ा उम्र का फासला है, ये रिश्ता कैसे निभेगा। मगर मेरे दिल को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए बस इतना काफ़ी था कि मेरी मोहब्बत अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। 2 साल का इंतज़ार तय हुआ था क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। इन 2 सालों में राजवीर सिंह ने मेरे मंगेतर के तौर पर पहले से भी ज़्यादा मेरा साथ देने लगे थे। वो मेरी पढ़ाई में मदद करते, मुझे रास्ता दिखाते और हर मुश्किल में मेरे लिए ढाल बनकर खड़े रहते। उनकी आंखों में अब भी वही जज्बात झलकते थे, लेकिन हमने दोबारा कभी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। अब हमारे रिश्ते में इज्जत और भरोसे की ऐसी मजबूत नींव पड़ चुकी थी जिसे कोई हिला नहीं सकता था। मेरी सहेलियां अक्सर मुझे चिढ़ाती, आराध्या, क्या वाकई तुझे कोई डर नहीं लगता कि राजवीर सिंह तुझसे इतने बड़े हैं। तब मैं मुस्कुराकर जवाब देती, जब दिल जुड़ जाए तो उम्र का फासला नहीं गिना जाता, असली मायने इस बात के हैं कि वो मुझे इज्जत देते हैं, मुझे चाहते हैं और मुझे अपना मानते हैं। मोहब्बत में जात पात, उम्र या समाज के फैसले मायने नहीं रखते। मोहब्बत बस वही मायने रखती है जिसमें इज्जत हो, भरोसा हो और साथ निभाने का वादा हो। आज जब हमारी शादी के दिन गिनती के चंद ही दिन बचे थे तो मेरी दिल दुआओं से भर गया था। मैं सोचती हूँ कि किस कदर खुशनसीब हूँ कि मेरी मोहब्बत को एक पाक और जायज़ मुकाम मिलने वाला है। ये रिश्ता अब हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मेरी तमन्ना है कि हर लड़की को उसकी मोहब्बत ऐसे ही इज्जत और सच्चाई के साथ मिले। मैं हर लड़की से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने जज्बात में बहकर अपने वजूद को सस्ता ना करें। मोहब्बत करें तो पूरे यकीन और इज्जत के साथ करो। मैंने भी गलती की थी कि जज्बात में आकर अपना आप राजवीर सिंह को पेश कर दिया था, लेकिन शुक्र है कि मुझे संभाल लिया गया और मेरी मोहब्बत को गलत राह पर जाने से बचा लिया। अब वही मोहब्बत 7 फेरों के बंधन में बंधने वाली है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे नए सफ़र के लिए हमें दुआओं और शुभकामनाओं में याद रखें, क्योंकि मेरी मोहब्बत का ये सफ़र
आसान नहीं था, मगर जब मोहब्बत सच्ची हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेरी दुआ है कि हर लड़की को अपनी मोहब्बत उतनी ही पाकीज़गी और सच्चाई से मिले जितनी मोहब्बत मुझे मेरे राजवीर से मिली है।